अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमारा हफ्तावार प्रोग्राम और उसमें आपको पता है कि हम लोग स्पॉटलाइट ऑन इंडिया के हवाले से बात करते हैं। और इस वक्त हमने 3-4 बल्कि 5 टॉपिक्स पे कोशिश करनी है कि हम बात कर सकें। एक तो ये है कि आईएमएफ की रिपोर्ट आई है इंडिया का जो इकोनॉमिक आउटलुक है उस हवाले से, और उसकी क्या फ्यूचर रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। और साथ साथ लद्दाख के ऊपर भी ज़रा चेक करने की कोशिश करेंगे कि मशक़ी लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ है उसमें डिसएंगेजमेंट के और डी एस्केलेशन के क्या चांसेस हैं। और साथ ही साथ आपको याद है कि पिछले दिनों में मुईद यूसुफ जो हमारे एनएसए हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया की तरफ से हमें ये इशारा मिला है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया है, उन्होंने कहा जी कि उनके तर्जुमान ने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस वाले से। दूसरी तरफ हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा जो चीफ मिनिस्टर रही हुई हैं वहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की, तो उनका हमने देखा कि उनको रिलीज कर दिया गया। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा और कितना इंपॉर्टेंट है उनका रिलीज किया जाना, इसका भी जरा तजिया करेंगे। और साथ साथ यूएस इलेक्शंस का अगर टाइम मिला तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कि टच करें। इसी हवाले से हम बात करने की कोशिश करते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एयर मार्शल कबिल काक साहब, जिनका इस वक्त मुझे लगता है कि कुछ जो सिग्नल प्रॉब्लम है वो हुआ है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम उनको ही इज़ बैक नाउ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एयर मार्शल साहब। जी जी, आदाब आदाब इशरार साहब। कैसे हैं जी आप? ठीक-ठाक हैं? बस दुआ है आपकी हजूर। गुड, गुड। अच्छा जी, एक तो ये है कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 10.3% तक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये बांग्लादेश से भी नीचे चला जाएगा। अब ये जो आईएमएफ ने ये कहा है, इसका उन्होंने जो फोरकास्ट किया था, ये पिछला जो उनका फोरकास्ट था, ये उससे भी उन्होंने ज्यादा बता दिया है। और ये कहा है कि ह्यूज डाउनवर्ड रिवीजन जो है उन्होंने वो की है अपने प्रोडिक्शन में जो पिछली थी उनकी। और उसमें जो है उन्होंने ये कहा है कि बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होगी ये जितनी भी मेजर इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनमें इंडिया की। तो ये कितना सीरियस है, कितना आउटलुक जो उन्होंने बता रहे हैं वो कितना सीरियस है, क्योंकि जो पर कैपिटा जीडीपी है उनका इंडिया का, वो आप देखें कि बांग्लादेश से भी नीचे चला गया है, 1877 पे आ गया है डॉलर्स पे। तो ये कितना सीरियस है जी आउटलुक? देखिए, ये मामला तो बहुत ही संगीन है। पहली बात तो यह है कि अगर हम आलमी निज़ाम मवाशित की इकोनॉमिक की आउटलुक देखें तो सबसे बड़ी जो 5 मवाशितें हैं, यूनियन है, जापान है, चाइना है और इंडिया है। तो इनमें से सबसे, जैसे आप ही के अल्फाज में दोहराना चाहता हूँ, सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है वो हिंदुस्तान पे हुआ है। वो ये है कि अगर आलमी कॉन्ट्रैक्शन 4.4% हुई है, तो इंडिया का तो बहुत खतरनाक मामला रहा है। जून क्वार्टर का जो जिसे उस पे जून क्वार्टर में 23% मतलब एक 24% कमी हुई है। तो जो आईएमएफ कहता है उसको तो हमने देखना है, क्योंकि ये असेसमेंट है। ये गीता गोपीनाथ है, इंडियन है आईएमएफ में। उनकी असेसमेंट है कि इस 2020-2021 में कोई 10.3% कमी होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगी, नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा। और आरबीआई भी, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ऐसा ही कह रहा है। वो कहते हैं कि 9.5% हो सकती है। जी। एडीबी को कहें तो वो भी ऐसे ही इसी फिगर्स में आता है। मतलब ये मीडियन फिगर अगर हम देखें, 10% कमी आएगी, इसमें कोई ठीक। शक नहीं है। मगर ये क्यों हुआ है, इस पे पहली तो बात देखनी है कि ये कोविड महामारी, जिसे हम एपिडेमिक पैंडेमिक कहते हैं, इसलिए ये लॉकडाउन हुआ था। सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन, ऐसा लॉकडाउन किसी और मुल्क ने नहीं किया है। पाकिस्तान में भी ऐसा लॉकडाउन नहीं रहा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये क्यों हुआ है। मैं आपके नाजरीन को यशवंत सिन्हा का, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हाल ही में, तो जी। उन्होंने कहा था कि इस पे कोई
आश्चर्य मतलब सरप्राइज है नहीं, ये तो हमें मालूम था, क्योंकि 2018-19 के जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 8.2% था, जी और हाँ, उसके बाद वो कंटिन्यूअस डिक्लाइन डिक्लाइन हुआ उनके अल्फाज से। 8 क्वार्टर में वो फाइनली लास्ट क्वार्टर में 3.2% हुआ। तो मतलब इसका मालूम था कि ये होने वाला है। क्यों हुआ है? एक तो डिमांड डिसेलरेशन, रफ्तार जो डिमांड की है वो कमी आई है उस रफ्तार में। दूसरा जो उन्होंने नोटबंदी की थी हमारे वजीर आजम में, वो सबसे डिमोनेटाइजेशन। बड़ा मतलब ट्रेजिक एक मसला आया था। उस हम अभी भी उसका भोग रहे हैं। जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ वो भी किसी तरीके से नहीं हुआ, और जब हमें पूरा फोकस हमारी मवाशियत के लिए होना चाहिए था, लीडरान में सबसे बड़ी जो एपेक्स लेवल के लीडरान हैं, उन्होंने उसको डिफ्लेक्ट करके वो गए 370 पे, ट्रिपल तलाक पे, एनआरसी पे, सीएए पे। मतलब एक मिसप्लेस सेट ऑफ प्रायोरिटीज थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, जो जी पहली सरकारों में कम से कम 5 बजट पेश किए उन्होंने जी, और वो फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से 5 बजट उन्होंने पेश किए। जी हाँ, तो वो जी तो उनके लिए तो काफी, ये तो इस पे कोई शक नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर अब ये सोचना है कि एक हमारे पास एक बहरान है, मेरे ख्याल में बहरान या बहरान क्राइसिस बहरान, है। इस बहरान। बहरान तो इसको आप, उसको आप मौके में, मतलब मौका में कैसे बदल सकते हैं? हमेशा ये चीनी एक प्रोवर्ब है, कन्वर्ट ए क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी। तो इस पे है कि हमारा पैसा जो है डिमांड को बढ़ाना है। आपको पैसा जो है गरीबों को जो डिमांड स्टिमुलेट करने के लिए लोगों के जेबों में पैसा भरिए। अगर आपके लिए नोट छपाने हैं या किसी से कर्जा लेना है, मिल जाएगा। हिंदुस्तान में कर्जे की कमी नहीं है, मिले सकते हैं। मतलब जब तक हमारी हाई ग्रोथ नहीं हो, और आपने तो बांग्लादेश की बात की, हाँ ये उतराव चढ़ाव तो होता रहता है। जीडीपी बांग्लादेश हिंदुस्तान से बिल्कुल मैच नहीं करेगा। हाँ, पर कैपिटा जीडीपी में वो आगे है, जैसे आपने कहा है 1870 या 1880। सच मगर ये भी हमें नाजरीन को ये बताना है कि भारत, हिंदुस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जो भूख का इंडेक्स है, 107 में से वो 94th पोजीशन पे है, जबकि बांग्लादेश 75 पे है, पाकिस्तान 88 पे है, म्यांमार 78 पे। तो मतलब ये हमारी इतनी मुश्किलातें हैं गरीबी की। गरीबी हमने हटाई नहीं है, हाँ इनइक्वालिटीज बढ़ी हैं, हाँ जीडीपी बहुत ज्यादा हो गया है, उसको कोई शक नहीं है। ये तो गर्व की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। है। बट अभी भी 76% जो रूरल इंडिया है उसको नरिशमेंट लेवल बहुत कम है। तो इनको दूर करने के लिए हमें इकोनॉमिक कदम उठाने हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। मेक ए अच्छा, प्रिंसिपल। जी, एक चीज जो इसमें उन्होंने भी ये बताई है कि जो सिल्वर लाइनिंग है वो ये है कि जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें बाउंस बैक करेगी इंडियन इकोनॉमी, और बल्कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो सरपास कर देगी चाइनीज जो 8.2% का उनका जीडीपी ग्रोथ है, उसको भी सरपास कर सकती है। तो दिस इज अ सिल्वर लाइनिंग इन इट। या सिल्वर लाइनिंग इसलिए है कि अगर आप 10% नीचे गए हैं, तो अगर आपकी 5% भी आगे आए तो फर्क आ जाएगा। तो हाँ सिल्वर लाइनिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी चीन से आगे, बिकॉज यू सी, आपको नाजरीन को मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर इज अश्योर्ड। हाँ, कहीं धक्के लगेंगे, कहीं कोई गलत सरकारें आएंगी, मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट आएगा, जो कोई भी आएगा, मगर हिंदुस्तान का पॉलिटिकल इकोनॉमिक फ्यूचर इज अश्योर्ड, उस पर कोई शक नहीं है। तो ठीक। इसलिए हमारी एडवांटेज चीन के अगर हम कंपैरिजन करें, मगर मगर आप टेंजिबल्स देखें, चीन हमारे से बहुत आगे है, बहुत आगे। हिंदुस्तान चीन को कभी कैचअप कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 30 साल से 10% जीडीपी ग्रोथ रेट रखा है, हमारा रखा हुआ। ऊपर नीचे जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आप आगे बढ़ेंगे, अगले जो आपके स्टेप्स हैं।
जी, बिल्कुल ठीक है। एक तो बहरहाल ये है कि चाइना को आपने जो कहा वो ठीक है बिल्कुल कि चाइना की जो ग्रोथ है वो इस कोविड के बावजूद आज भी मैं देख रहा था कि उनका जो थर्ड क्वार्टर की जो ग्रोथ है वो 4.9% है, व्हिच इज़ अमेजिंग। तो अगले अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं माशा साहब। एक तो ये है कि जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट चल रहा है सिलसिला, वो लद्दाख का स्टैंड ऑफ है जो अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। इसमें क्या लेटेस्ट सिचुएशन है? क्या डी एस्केलेशन मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, बातचीत भी हो रही है? कहाँ पे अब जाके मामला अड़ा हुआ है? डिसएंगेजमेंट हो रही है, डी एस्केलेशन के चांसेस हैं या नहीं है? नहीं देखिए अभी 6 दिन 7 दिन भी नहीं हुए हैं कि 7वां राउंड हुआ था कोर कमांडर लेवल पे, जी। जहां दोनों मुल्कों के ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, सीनियर लेवल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। कोई ब्रेक थ्रू नहीं निकला है। अब 8वां राउंड जो है वो अगले हफ्ते होगा। हम्म, तो उसपे क्या-क्या हुआ है कि एक तो टेंशन बरकरार है। अच्छा। दूसरा चीनी और हिंदुस्तानी अफसरान अभी एससीओ में जो योगा इवेंट है, वो योगा भी करते हैं। ये देखिए ना कि क्या दिलचस्प क्या आलम है। एक तरीके से एक दूसरे को आप बंदूक मारने वाले हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के साथ आप योगा करते हैं। तो ये आप नाज़रीन को भी ये कितना दिलचस्प आलम है कि हाँ। क्या-क्या होता है, क्या-क्या नहीं होता है। मगर एक कदम जो ये इस पे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तरीके से देखें, इस पे एम्फसिस नहीं हुआ है कि जो 30 और 29 और 30 अगस्त की रात को पहले भी मैंने ज़िक्र किया था, मगर राइट। ये इसको मद्देनज़र रखने की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि 70 किलोमीटर जो जनूबी पैंगोंग त्सो में 1 किलोमीटर जो फ्रंटेज है, वहाँ पे जोई भी ऊंचाई की पीक्स हैं, वहाँ हाँ। पे हिंदुस्तान की आर्मी बैठी हुई है। तो इसने चीन को काफ़ी घबराया है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑफेंसिव करना चाहते हैं, चीन करना चाहता है, ये हिंदुस्तान करता है, तो उन पीक्स में से पूरी नज़र जा रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। मोल्डो जो गैरिसन है चीन का, उस पे नज़र है। इनग्रेस रूट्स हैं, स्पेंगुर गैप है। तो इससे जो नेगोशिएशंस में हिंदुस्तान की पोज़ीशन थोड़ी तंदुरुस्त मज़बूत हो गई है। हाँ, ठीक है। इसीलिए आपने देखो इस राउंड में जब बात उठाई गई कि अब टैंक्स हैं, क्या हम टैंक्स हटा सकते हैं? पहले उसके बाद कॉम्बैट व्हीकल जो हैं जिसपे इन्फेंट्री चलती है, वो हटा दें। तो हमने बिल्कुल नहीं माना है हमारी सरकार ने, हाँ। क्योंकि चीन जानता है कि जब तक हमारी मतलब सेना इन चोटियों पे है, तो चीन एक कमज़ोर सूरत-ए-हाल में है, अगर आप ऑपरेशनल लेवल देखें। ठीक। तीसरी जो है कि चीन ने एक मुद्दा आपने भी इसके बारे में 2-3 बार ज़िक्र किया था हमारी पहली बातचीतों में, हम्म, वो ये है कि वो 1959 लाइन की क्लेम अब लाइन बात है। है, ये क्लेम लाइन। क्लेम लाइन। वो ऑफ़िशियली नहीं पता है, ये हम्म, मसला जो है ये इनका जो प्रपोज़ल है, ये उन्होंने मिलिट्री टॉक्स में नहीं लाया है, जहाँ हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नुमाइंदे मौजूद हैं। मगर ये मैं एक देखता हूँ ये गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़। अच्छा। ये गुड न्यूज़ है कि देखिए पहली बार तो चीन कम से कम कह रहा है कि वो कहाँ उनकी क्लेम लाइन क्या है। अभी हाँ। तक तो वो एलएसी की कभी बात नहीं की पिछले 30 हम्म, सालों। तो कम से कम ये तो क्या हम मज़ाकिया तौर से कहते थे, आप बताइए हमें कि एलओसी एलएसी जो है दिल्ली, चांदनी चौक और जामा मस्जिद के हम्म, थ्रू जा हम कह हाँ। रहे थे, हम फिर बात कर सकते हैं। तो अब पहली बार वो कम से कम लाइन तो डिफाइन कर रहे हैं, मगर ये लाइन मुमकिन नहीं होगी कि कभी मेरे ख्याल में अगर कोई एलएसी उस पे गुड न्यूज़ ये है कि कम से कम एक 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 पॉइंट है जिस पे नेगोशिएशन हो सकती है, कि ठीक। अगर थोड़ा गिव एंड टेक हो सकता है। नहीं तो मुझे लगता है कि ये एलएसी की बदले एलओसीआइज़ेशन होगा इस एलएसी का। अच्छा। क्योंकि दोनों फ़ौजें वहाँ पे टिकी रहेंगी, आमने तो सामने जो खड़ी हो। जी हाँ, तो मतलब 7,000 का जो हिंदुस्तान का 7,000 किलोमीटर लंबा जो एलएसी एलओसी है, इकट्ठा मिल जाए 4,000 चीन के साथ तो अब कम से कम पाकिस्तान से। 3,000 पाकिस्तान के साथ। तो ये एक तरीके का काफ़ी सेटबैक हो सकता है। ये भी कहना है कि सेटबैक दोनों साइड
इसमें कोई शक नहीं है, कीमत तो सब चुकाते हैं। दोनों चुकाए 50,000 हैं। फौज उनकी है, 50,000 फौज हमारी है, हम्म, और वो फौज कहाँ है? कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जहाँ पे अभी भी -20 शुरू हो गया है वहाँ। हो गया भाई, हाँ हाँ। तापमान जो है, जब आप दिसंबर जनवरी की बात करें -50 होगा। तो आप अपना एब्सोल्युटली। बदन सँभालेंगे कि आप बॉर्डर सँभालेंगे? मतलब हाँ हाँ। मैं चीनी सैनिकों को, फौजियों को और अपने फौजियों को कहना चाहता हूँ। मगर ये बात भी है कि जयशंकर ने इसके बारे में कुछ कहा था कि कॉन्फिडेंशियल बातचीत हो रही है, मगर हिंदुस्तान की तरफ से आप हम्म, ये पूछेंगे मुझे कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है? करके तो हाँ हमारी हाँ। तरफ से मल्टीपल प्रॉन्ग्स हैं। एक तो डायलॉग जारी रखेंगे, दूसरा डीपन इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, जैसे आप क्वाड वगैरह की जैसे क्वाड बात कर वगैरह, रहे हाँ हाँ। हैं। और तीसरा जो इकोनॉमिक जो आप मूल्य चुकवाना चाहते हैं चीन से, काफ़ी फ़र्क हुआ है। अभी हाँ, हुआवे जो 5G का है, वो तो अभी ओके, मामला खुला है, हमने बंद नहीं किया है। मगर काउंटर मोबिलाइजेशन हमारी तरफ से पूरी जारी है। जहां हाँ, उन्होंने 10 लोग रखे हैं, हमने 12 लोग रखे हैं। मतलब अगर एक तरीके की लिमिटेड वहां पे कोई ऐसी स्थिति आए लिमिटेड हाँ, वॉर की, तो मतलब इवन हैंडेड रहेंगे दोनों मुल्क, क्योंकि ये लिमिटेड रहेगी। अगर पूरी वॉर होती तो फिर एक नया तो हाँ वो हाँ। मैं नहीं समझता हूँ वो होने वाला है। जो ये 7 पॉइंटों पे जनूबी पैंगोंग त्सो में बाहर हिंदुस्तान ने एलएसी को क्रॉस किया हुआ हाँ, है 7 पॉइंटों पे, क्योंकि वहां से एलएसी क्रॉसिंग हुई तो हम तो बैठे हुए थे बड़े हाँ, शरीफ मुल्क की तरफ। अब वहां क्रॉसिंग से एक बदलाव आया है, वो जैसे मैंने पहले कहा है, दोहरा रहा हूँ फिर से, कि इस पे काफी एडवांटेज हिंदुस्तान को रहे। तो तो मतलब अभी आगे आगे विंटर में भी ऐसे होने वाला है। मुझे नहीं लगता है, अगर कोई चमत्कार हो, वो तो मैं तो एक पामिस्ट नहीं हूँ, ना तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मगर ये तो समझता हूँ एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की नजर से, नजरिए से, कि ये सुधरने वाला मामला नहीं है। इस पे नहीं, बहुत वक्त लगेगा। दोनों साइडें वहां पे लॉन्ग हॉल के लिए तैयार है हर तरफ से, तो और ये तो, डायलॉग जारी रहेगा और योगा भी खेला जाए। लेकिन ये तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन बनने जाएगी फिर, अगर आप जिस तरह कह रहे हैं, अगर इस तरह होता है तो देखिए ना, जिस तरह अभी आप फरमा रहे थे कि -20 अभी भी हो गया है वहां पे, तो वहां पे तो फिर ये एक कितनी कितनी टफ बैटल होगी अगर होती है दोनों साइड्स के लिए, कि वहां पे अपने अपने आप को आप संभालेंगे, या आप वेपन्स को संभालेंगे, या आप लड़ाई करेंगे। और फिर अगर लड़ाई नहीं भी होती है तो वहां पे स्टे करना और सस्टेन करना भी जो है, ये भी तो कोई छोटा आसान काम नहीं है। सियाचिन में भी तो हम नहीं, देख ही रहे हैं। इरशाद साहब, आप हमेशा बहुत ही अहम मुद्दे आपके नाजरीन के सामने लाते हैं। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, मगर इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एडवांटेज है वो हिंदुस्तान को है। क्यों? क्योंकि हम 84 से सियाचिन में एक ब्रिगेड रखा है वहां, हाँ और आपको पता होगा यहाँ पे अगर जमीनी ऊंचाई 13 10 12 हजार 13 हजार है, सियाचिन वहां में पे तो तो 21 हजार हाँ बाईस जी, हजार की ऊंचाई पे हमारे पोस्ट हैं। तो हाँ एडवांटेज हमें है। चीन के एडवांटेजेस नहीं है। एक तो एक चाइल्ड पॉलिसी में उनके जो जवान हैं, वो रोटेट उन्होंने शुरू कर दिया रोटेट कर, हम्म, मतलब 2 3 महीने से पहले वो टक नहीं सकते हैं वहां पे, उनको वापस बुलाना हम्म, क्यों? वो भी दे आर अनलाइक पाकिस्तान और इंडिया और साउथ जनूबी एशिया, वो थोड़े स्पॉइल्ड ब्रैट्स हाँ हैं, क्योंकि वन चाइल्ड जो फैमिली का एक ही हाँ, वो जो बच्चा, पॉलिसी थी उनकी, हाँ। हमेशा उनको खराब किया जाता है। हमारे यहाँ भी, आपके यहाँ भी एक ही बच्चा हो तो हमेशा खराब होता है। हम्म, तो उसकी वजह से उनको टिकने का को वो जो मोटिवेशन चाहिए, वो एक तरीके की जज्बा चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, वो उनमें है नहीं। हम्म, ना तो उन्होंने कोई जंग लड़ी है, लास्ट जंग उन्होंने लड़ी है वियतनाम में। हाँ, उसके बाद तो कोई नहीं लड़ा। तो ना तो एक्सपीरियंस है। हाँ, उनके पास जो साजो सामान है, कोई बीट नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी। जी। अच्छा, अच्छा, एक अब जरा थोड़ा सा दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, और वो है पाकिस्तान का और इंडिया के हवाले से। आपने देखा होगा पिछले दिनों में एक इंटरव्यू हुआ, और करण थापर साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो हमारे मोहित यूसुफ साहब हैं, और उन्होंने ये कहा जी कि हमें इशारे मिले हैं
कि हमें ऐसे लगा है, जैसे कहा गया है कि जनाब पाकिस्तान के साथ हम टॉक्स के लिए तैयार हैं। और ये वो आप बात जो करते होते हैं कि बैकडोर डिप्लोमेसी और बैकडोर चैनल्स जो हैं वो खुले रहने चाहिए। तो मैंने जब ये सुना तो मैंने सोचा कि शायद एयर मार्शल साहब का जो एक ख्वाब था, जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, शायद वो पूरा होने वाला है। लेकिन जब हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो उनके स्पोक्समैन है, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो कितना इंपॉर्टेंट आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, पहले तो आपको मैं जवाब दूंगा कि हम हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। शहर हो न हो, ख्वाब शहर देखेंगे। क्या बात, क्या बात, ब्यूटीफुल। कभी मत भूलिए, ना आप अपना ख्वाब छोड़िए ना मैं छोड़ूं, क्योंकि दो नेबर्स हमेशा के लिए एक तरीके के एडवर्सरीज और दुश्मन नहीं बन सकते, बन ठीक ही बात। नहीं सकते। तो मतलब अब जियोपॉलिटिक्स ने अगर हमें हाल ही में कुछ सालों में इस सूरत हाल पे ले आया है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक बदकिस्मती है दोनों मुल्कों के लिए। मगर मोहित यूसुफ साहब को मैं जानता हूँ, मैं वो भी हमारे साथ भी शायद सेकंड ट्रैक में बातचीत हुई है। तो उन्होंने कहा है कि कुछ इशारे आए हैं हिंदुस्तान की तरफ से कि हम डायलॉग आगे बढ़ाएं। तो उन्होंने ये नहीं कहा है ये किससे आया है, किसके लिए आया है, क्या ये इमरान खान साहब के लिए एक तरीके का इशारा था या कमर बाजवा साहब के लिए इशारा था, इसकी डिटेल्स नहीं आई हैं। मगर जो कुछ भी हुआ, मैं खुश हूँ कि मोहित यूसुफ साहब एक वायर के इंटरव्यू में करण थापर के साथ इंटरव्यू करते हैं। हाँ, जो कुछ भी उन्होंने बातें की हैं वो तो आप जानते हैं, हिंदुस्तानी को एक मौका मिले तो वो एंटी पाकिस्तान सारा बताएगा, पाकिस्तानी को मौका मिले एंटी इंडिया करेगा, तो कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में वो रियलिटी नाजरीन को समझनी है। मगर ठीक। मैं इसे एक तरीके से पॉजिटिव ये देखता हूँ कि कम से कम वो मिल तो गए ना। अब अगला मौका पाकिस्तान की तरफ से एक हिंदुस्तान के अफसर को, आप डोवल साहब को बुलाइए और डोवल साहब वहां पे हमीद मीर या किसी फेमस एंकर आपके साथ इंटरव्यू करे, क्यों नहीं? तो मैं ठीक। ये कह रहा हूं कि मगर इसमें सवाल उठते हैं पहले कि ये क्या पाकिस्तान की फौज ने इस इंटरव्यू को अप्रूव किया है? ये पहला सवाल है। दूसरा, कि पहली बार एक ऑफिशियल पाकिस्तान की तरफ से एक इंडियन चैनल से बात कर रहा है। जी। मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों को हर मिनट, हर घंटे ट्रैक करता हूँ। ये पहली बार हुई है। जी, तो फर्स्ट टाइम इन 15 मंथ्स। जी हाँ, तो सम एनालिस्ट इन इंडिया थिंक ये शायद पाकिस्तान से भी इशारा है कि क्या हम लाइन ऑफ कम्युनिकेशंस बरकरार री खोलने। एस्टैब्लिश, क्योंकि अभी तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही। अब तो जैसे मैं कहता हूँ, डायलॉग का फैमिन, एक हाँ। पूरी डेकेड का डायलॉग का फैमिन। उस पे जब तक आप वाटर नहीं डालें, पानी नहीं डालें, वो प्लांट तो मरेगा ना। ठीक तो बात, उस ठीक बात। प्लांट को रिवाइव करने के लिए ऐसे कदम उठाने की मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरत है। मगर ये तो गुड न्यूज है। बैड न्यूज है स्टार साहब की, जो मैं एक माहौल देखता हूँ दोनों मुल्कों के रिश्तों की, वो माहौल ठीक नहीं है। क्योंकि जहां भी जाए थर्ड कंट्री में एक दिन भी नहीं जाता है कि जब तक कोई न कोई एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई और कम से कम बातचीत करे। ये एक तरीके की एक और पॉजिटिव बात है कि क्या हिंदुस्तान को अफगानिस्तान डायलॉग में जाना, क्या इसमें पाकिस्तान की भी कुछ किरदार था कि अपने उनके दोस्त मुल्कों को बोला है कि हिंदुस्तान को ले आइए? वो एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मेरे पास फैक्ट्स नहीं है, मगर ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे रिश्तों में आप जानेंगे कि जब 2002 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जंग की तरफ बढ़ रहे थे, कुछ लम्हे थे जिन लम्हों लम्हों में जंग हो सकती थी। बिल्कुल। और 3 महीने
उसके बाद हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिश्ते, यहाँ की तरफ से वाजपेयी थे, वहां से प्रेसिडेंट मुशर्रफ मुशर्रफ। थे, आर्मी चीफ थे, फिर प्रेसिडेंट थे। और देखिए वो हम हमेशा कहते रह रहे हैं, मैं आपके सामने ही नहीं, सारे आलम में जहां जहां पे मौजूद रहा हूँ ट्रैक टू इनिशिएटिव्स में, मैं उसको एक सुनहरी पीरियड कहता हूँ, गोल्डन पीरियड इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल ठीक आप बात। यहाँ मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। हाँ, 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 अगर 4 पॉइंट आपको अब अप्रूव नहीं है, आप पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि 4 पॉइंट हमारे लिए ठीक नहीं है, ये तो फिर नेगोशिएशंस में प्लस एंड माइनसेस तो हमेशा होते हैं, गिव एंड टेक होता है। मगर वो जो उस वक्त का कंस्ट्रक्ट था, वो मैं उस कंस्ट्रक्ट में मौजूद था सेकंड ट्रैक में। कभी सेकंड ट्रैक ड्राइव करता था फर्स्ट ट्रैक को, और फिर फर्स्ट ट्रैक से सिग्नल मिलता था सेकंड ट्रैक कैसे आगे बढ़ेगा। जब तक हम वैसे पॉजिटिव इम्पल्सेस अपनी रिलेशनशिप में नहीं लाएंगे, मुझे बहुत अफसोस से आपके नाजरीन को कहना पड़ेगा कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दशकों में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये वाकई आपने सही बात की है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं मास्टर साहब के, जो आपने कहा कि पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंटरव्यू जो था ये अप्रूव हुआ था फौज की तरफ से, तो मैं ये आपको बता सकता हूं कि दैट वाज अप्रूव्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। और और इसलिए मैं खुश समझता हूँ कि उसमें उसमें एक ये अच्छी खबर ये है कि वो ऐसे ही नहीं हो गया, वो अप्रूव हुआ और हाईएस्ट क्वार्टर से अप्रूव होके तो फिर ये इंटरव्यू हुआ। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इसमें एक खुशखबरी ये है कि अगर थोड़ा सा इंडिया की तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पांस चले, बैक चैनल्स के जरिए ही सही, लेकिन होना जरूर चाहिए, ताकि एक इंडिकेशन जाए और एक विलिंगनेस का एक थोड़ा सा मुजाहरा हो इंडिया की तरफ से, ताकि उसको बात को आगे बढ़ाया जा सके और आप जैसे लोगों को एक स्पेस मिले ताकि आप अपना कुछ काम कर सकें बैक चैनल के हवाले से। नहीं, जो आप कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ, क्योंकि एक चीज इस पे सबसे बड़ी अहमियत रखता है, वो ये है कि जो कुछ भी आप चैनल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल चैनल रहनी चाहिए। आपके नाजरीन को याद दिलाना चाहता हूँ, कारगिल का जंग जब चल रहा था, जी हाँ। जंग चल रहा था, उस वक्त भी वाजपेयी के नुमाइंदे, एक मिस्टर मिश्रा थे, जी हाँ। जी और हाँ। नियाज नायक पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, वो बातचीत कर रहे थे, हम्म, जंग हो रही है। हाँ। तो मतलब जब तक आप ये बैक चैनल ना रखे, इसीलिए मैंने कुछ आर्टिकल्स में, कुछ टेलीविजन इंटरव्यूज में कहा है कि ये मौका है, अगर रिश्ते ठीक नहीं है, कम से कम हमें मत बताइए बैक चैनल क्या है, वो हमको हाँ। बाद में पता लगेगा, मगर बैक चैनल बरकरार रखिए। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपने कहा है कि ये मैंने पहली बार नहीं सुना है। मैंने मुझे मैं आपसे आपके ओपन टेलीविजन में नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं, जब कमर बाजवा साहब ने इशारे दिए हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, रिश्ते ठीक करना चाहते हैं। मगर उसके साथ ही हमें दोनों मुल्कों ने देखना है कि म्यूचुअल सेंसिटिविटीज़ क्या हैं, जैसे हाँ। हम चीन के साथ कर रहे हैं। आप पहले आइडेंटिफाई करिए रेड लाइन्स आपकी क्या है, हमारी क्या है। कि हाँ। अगर रेड लाइन्स को क्रॉस किया जा रहा है हर रोज, हमें आपको मिसाल नहीं देना चाहता हूँ, हाँ। हाँ, आपकी ठीक है, ठीक। नाज़रीन जानते हैं, हमारी तरफ की रेड लाइन्स क्या हैं, उनकी तरफ से जैसे यूसुफ ने खुद कहा है कि हिंदुस्तान मदद कर रहा है बलूचिस एक्टिविस्ट को, हम्म, हिंदुस्तान पाकिस्तानी तहरीक-ए-तालिबान उनको मदद कर रहा है, या ये भी कहा है, उससे मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी इंटेलिजेंस कम्युनिटीज कर रहे हैं एक दूसरे मुल्कों में, वो पेशावर अटैक हिंदुस्तान ने नहीं किया था, हम्म, उसका जिक्र किया था हाँ, मोदी हाँ। ने। तो अल्लाह करे कि ऐसी बात ना हो। बाकी बाकी इंटेलिजेंस तो होती रहती है, पहले भी हमने बातचीत की थी। मैं हाँ। यही समझना कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं करता है, हम्म, या हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं करता है, ये तो बिल्कुल ये बच्चों की बात है, ये तो हमेशा होता आ रहा है। होता है। इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन आफ्टर द ओल्डेस्ट, एवरीवन नोज व्हिच इज द ओल्डेस्ट हाँ। प्रोफेशन। हाँ। हाँ, ठीक बात। बहरहाल एक चीज जो है, मुझे सिर्फ इतना थोड़ा सा इसमें बता दें कि
क्या आप समझते हैं कि मोहित यूसुफ को ये वाली जो बात थी उसको शायद ये प्री मेच्योर था, अभी उनको नहीं करनी चाहिए थी जब तक ये थोड़ा सा काम आगे ना बढ़ जाता, मेच्योर ना होने लगता? वाज इट प्री मेच्योर? मैं हमेशा आपके स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को उसकी दाद देता हूँ। ये मैं उठाना चाहता था, मगर अच्छा हुआ ये जो असली दोस्ती टेलीविजन में है, ये असली दोस्ती कि जो मुझे उठाना चाहिए था आपने उठाया। मैं समझता हूँ हम हिंदी में उसे कह रहे हैं वो उचित कदम नहीं था, अप्रोप्रिएट कदम नहीं था, और वो भी उस लेवल पे जो इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट स्लॉट। इससे ऊंचा ऑफिशियल नहीं हो सकता है। ठीक बात। तो आप सब कुछ बात कीजिए, आप कहिए कश्मीर के सेब बड़े अच्छे रहते हैं, आप कहिए कि कराची के केले आपने खाए नहीं है बहुत अच्छे हैं, बात कीजिए। मगर ये कहना कि कोई इशारा आया था, बात होगी, जबकि माहौल बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा प्रीमेच्योर था। अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठाया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ। ठीक। अच्छा जी, अब आखिर में थोड़ा सा इस दुआ के साथ कि चूंकि आपने हमेशा पॉजिटिव बात की है, इसलिए मैं आपकी पॉजिटिव बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि अल्लाह करे कि ये मामला फिर भी आगे बढ़े। लेकिन अब मैं आता हूं जी, महबूबा मुफ्ती साहबा की जो रिलीज हुआ है, उनको छोड़ा गया है, रिहा किया गया है, और फिर उसके बाद जाहिर है आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब और उनके साहबजादे और बाकी लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए, वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप हुई, एक प्रेसर हुआ। तो कितना इंपॉर्टेंट है महबूबा साहबा की रिलीज जी? नहीं, महबूबा साहिबा की रिलीज तो बहुत अहमियत रखता है। हम पब्लिक डोमेन में इस इशू को रेज करते आए हैं पिछले 1 साल से, और वो भी 6 महीने हुए कि आपने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को रिलीज किया, मगर महबूबा को फिर भी अंदर रखा। हाँ, तो हाँ, मतलब एक तरीके से मुझे लगता है ये कोई, इट इज नॉट ए गुडनेस ऑफ हार्ट हम्म, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, इट इज ए रियलाइजेशन के अब जो करना था किया, अब पॉलिटिक्स को लाना है। हम्म, एक एडमिशन है कि जब तक आप रियल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तब तक कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जाएंगे दिन ब दिन। तो मेरे ख्याल में ये, जैसे आपने कहा, बिल्कुल अग्री करता हूँ आपके साथ कि ये ये वो फारसी में कहते हैं देर आइस्त दुरुस्त दुरुस्त आए। दुरुस्त है, हाँ। लेकिन तो लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनका रिलीज करना, और जिस आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स का वहां पे अब आना वापस, ये इस चीज की इंडिकेशन है कि मोदी साहब शायद उन बैक ऑफ द माइंड ये सोच रहे होंगे कि अब शायद उनके जो मुतालबात हैं वो पूरे हो जाएं, 370 या जो 35A है उसको रिवाइव किया जा सके, रिस्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, हम्म, ये मेरे ही जज्बात नहीं है। मैंने आपके सामने भी, आपके नाज़रीन के सामने भी अपने दुख की बात उठाई है हम्म, कि जो हुआ 5 अगस्त को, उसको मुझे इतना दुख मिला है, मैं क्या कहूँ आपसे। हम्म, क्योंकि ये एक तरीके से, जैसे महबूबा मुफ्ती ने अपने ही अल्फाज में कहा है कि हम कश्मीरियों की जो आइडेंटिटी है, हाँ, ऑटोनॉमी है, स्पेशल स्टेटस को आइन के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ और ह्यूमैनिटी के खिलाफ हमसे छीना गया है। हम्म, और उनके अल्फाज और गुप्कार डिक्लेरेशन जो 4 अगस्त 2019, 1 साल पहले हुआ था, उसके बाद जब फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला साहब बरी किए गए, उन्होंने 22 अगस्त को जॉइंट स्टेटमेंट दी। उस पे स्टेटमेंट की भी पहले एंडोर्समेंट ली महबूबा से। हाँ, महबूबा के साथ बातचीत चलती आ रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इसको मद्देनजर रखिए आप कि ये एक एपोकल इवेंट है कि पहली बार जो बहुत ही, ये मतलब ऐसा है कि पाकिस्तान में पीपीपी और नवाज पीएमएल नवाज शरीफ। शरीफ मिलके एक शुरुआत की। एक हाँ, तरीके से तो हो रहा है, हाँ, आप तो हाँ, देख रहे हैं पाकिस्तान में जो एजिटेशन हो रही है, हाँ, वो भी, ये भी समझना है कहाँ कहाँ पब्लिक जो है, पब्लिक नाराज है।
पब्लिक कहाँ नाराज है? थाईलैंड में नाराज है, पाकिस्तान में नाराज है, हिंदुस्तान में नाराज है, आप यूरोप में देखिए। तो मतलब एक तरीके से पब्लिक को आप रिस्पेक्ट करिए, पब्लिक ठीक। सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट कीजिए, और जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, हाँ। उस पे आप किसी तरह की रुकावट नहीं ला सकते हैं। और हमारे जैसे हिंदुस्तान में जो फेडरलिज्म है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे आईन का। ठीक बात। हिंदुस्तान तो बरकरार आगे बढ़ नहीं सकता जब तक आपके यहाँ जमहूरियत ना हो, फेडरलिज्म ना हो, बिल्कुल और ना। कॉन्स्टिट्यूशन आईन को आप अपने मद्देनजर नहीं रखेंगे। तो बिल्कुल ठीक। इसीलिए जो ये रेयर यूनिटी इन्होंने दिखाई है, ये मैं आगे अगले हफ्तों और महीनों में टकराव देख रहा हूँ। हम्म। बहुत ही भारी टकराव। एक तरह से जो रीजनल पार्टीज हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था, 87 सीटें जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें से कम 57 सीट्स जो हैं वो थी जो पार्टीज अभी यूनाइट हुई हैं। हाँ। तो आपकी तो मेजोरिटी है, ये तो इलेक्शन से आए हैं। तो अगर ये मिलके आपको एक तरीके का इशारा दे रहे हैं कि हमारे से जो छीना गया है वापस दे दीजिएगा, हाँ। इसमें बिल्कुल जायज है, ये हाँ। नाजायज बिल्कुल नहीं है। हम्म। तो हमारी यहाँ मरकजी सरकार की तरफ से वो हॉट हाउस, वो एक मतलब एक तरीके से प्लांट्स जो है, वो रियल पॉलिटिक्स के प्लांट्स नहीं है, वो हाँ। हॉट हाउस के प्लांट्स हैं। कहीं थोड़ा सा धूप डालिए, कहीं थोड़ा सा पानी डालिए, जैसे उन्होंने पार्टीज की हाँ। शुरुआत की थी। ठीक। इलेक्शंस अभी 2 साल हुए हैं, इलेक्शन नहीं हुए हैं। नहीं हुए। मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन आने वाले हैं, हाँ। इसलिए क्योंकि ये पार्टियां जो मिली हुई हैं, ये बिल्कुल नहीं हटेंगी इस स्टांस से। ठीक। मरकजी सरकार और उनकी रूलिंग डिस्पेंसेशंस की पार्टीज ये समझ रही थी कि अगर हमने इतनी कठोर कार्रवाई की है, इनके खिलाफ जेलों में डाला है 1 साल से, जब ये हाँ। निकलेंगे तितर-बितर हो जाएंगे तो हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, मगर ऐसा वो नहीं होता। बिल्कुल नहीं हुआ है। क्योंकि हम्म। ये मैंने पहले कहा है कि कश्मीरी की, ये मेरे पाकिस्तानी भाइयों को भी एक इशारा देना चाहता हूँ, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो स्पेशल स्टेटस, और ये एक तरीके की ऑटोनॉमी, हम्म। वो मुगल टाइम से, जब हाँ, आप कह पहले। रहे हैं पहली बार जब ये इस पे एक तरीके का सेटबैक हुआ, वो 1586 में हुआ है, हम्म। जबकि अकबर ने यूसुफ शाह चक के फौजों को शिकस्त दिलाई थी कश्मीर में। और ठीक। उसी यूसुफ शाह चक को अभी भी बिहार में जाइए, एक जगह है जहां वो दफनाए गए हैं, उनके हम्म। फैमिली वहां है। मैं अच्छा। क्यों सुना रहा हूं? ये कहना चाहता हूं कि जब तक रेस्टोरेशन नहीं हो, अगर सरकार जो फोर्सेस अभी मिले हुए हैं, अगर वो निगोशिएट करते हैं तो ठीक है, हमें 370 नहीं चाहिए, हाँ। मगर उनकी आवाज सुनिए ना। अगर जमहूरियत को आप एक तरीके से फंडामेंटल इशू बनाते हैं नेशनहुड का, हाँ, तो तो फिर जब उनको सुने। इसीलिए मैंने पहले दोहराए थे 4 हम्म। नथिंग फॉर अस विदाउट अस। ये बिल्कुल ठीक। इनका 4 वर्ड का, मेरे ख्याल में सज्जाद लोन के वर्ड्स हैं। और बिल्कुल ठीक। सजाद लोन ने भी एक कहा है, अगर हिंदुस्तान को चॉइस लगानी है, आप चूज कीजिए, आपको बीजेपी चाहिए या कश्मीर चाहिए। हम्म। ये बड़ी देखिए कि बड़ी क्या बात की क्या है। अहमियत रख रहे हैं। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि ये इट्स अ लॉन्ग हॉल। ये मैं ये लॉन्ग मैं हॉल। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह करे क्लियरली। कि अल्लाह करे जी, कि मामला ठीक हो सके। मास्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज यूजुअल। प्लेयर टू हैव यू ऑन। बहुत बहुत मेहरबानी सर। बहुत थैंक यू वेरी बहुत मच। सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक